हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई रमन में। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। हमने गुलाम वंश, इलवरी वंश, शमसी वंश, दास वंश इनके बारे में पढ़ लिया था। इसमें दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक थे, गुलाम वंश के क्यूमर्स तक हमने उनके बारे में जान लिया था सब कुछ। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे एक नए वंश के बारे में, खिलजी वंश की, जो कि महत्वपूर्ण वंश है। ये इसमें महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि खिलजी वंश की कैसे उत्पत्ति हुई, या खिलजी वंश कैसे स्टार्ट हुआ दिल्ली सल्तनत में, आखिरकार गुलाम वंश क्यों नष्ट हुआ। तो सबसे पहले कारण ये आता है कि गुलाम वंश आखिरकार कैसे नष्ट हुआ, या कैसे उसके जो शासक थे वो ज़्यादा शासन नहीं कर पाए लास्ट में। तो इसमें सबसे पहली बात आती है कि जब बलबन बैठा था, बलबन की मृत्यु के बाद कैकूबाबाद दिल्ली की सल्तनत पे शासन करते हैं गुलाम वंश के ही है। गुलाम शासन चलता आ रहा कैकूबाबाद तक। कैकूबाबाद भी ज्यादा टाइम तक शासन नहीं कर पाते, 3 साल तक, मात्र 3 वर्ष तक शासन कर पाते हैं वो, उनकी मृत्यु हो जाती है। अब उनके बाद उनके पुत्र आते हैं क्यूमर्स। क्यूमर्स मात्र 3 महीने के होते हैं। अब बलबन के टाइम से एक सेना के पद पर नियुक्त होकर आते हैं, जो कि जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी थे। वो एक तरीके से गुलाम ही थे इनके। जब सेना के पद पर आए थे वो, फिर सेना के पद से उठ करके वो एक सेनापति का पद धारण करा था उन्होंने, जो कि बलबन ने ही उन्हें सेनापति बनाया था अपनी सेना में। तो खुद अपनी बहादुरी से या अपनी खुद शक्ति के माध्यम से, एक तरीके से अपने खुद बलबूते पर और अपनी बहादुरी के दमखम पर ही एक सेनापति के पद तक पहुंचे थे। अब क्या होता है, जब क्यूमर्स बैठते हैं, लास्ट शासक गुलाम वंश के होते हैं, तो इतने 3 माह के थे मात्र। उस टाइम पर जो हमारे जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी थे, इनकी उम्र थी 70 साल। अब इनके जो दोस्त थे, यानी कि इनके जानकार थे, कुछ अमीर थे इनके, तो ये बोलते कि तो यार इतने दिनों से सेनापति के पद पर है या शाही अंगरक्षक के पद पर है, तो इतने तू क्यों राजा नहीं बन जाता है? यानी कि तेरे सब कुछ पता है, तू ही चला रहा है सारा शासन, यहाँ से देख रहा है सब कुछ, सेना तेरे अधिकार में है, जितने भी अमीर तू सरदार सब तेरा कहना मानते हैं, तो तू क्यों नहीं बैठता गद्दी पर? तो ये अपने दोस्तों की बात मान लेते हैं, उनकी जो भी अमीर होते हैं सुनते हैं, और क्यूमर्स की हत्या कर देते हैं, क्योंकि उसके शाही अंगरक्षक थे, संरक्षण थे क्यूमर्स के। अंगरक्षक तो ये पहले ही बना दिए थे बलबन ने, जब सेनापति के पद पर नियुक्त हुए थे उसके बाद शाही अंगरक्षक हो गए थे। इनको उपाधि भी दी थी सैनिक से शाही सारे जहांदार की उपाधि दी थी, मुमालिक की उपाधि दी थी इन्हें, बलबन ने उपाधि दी थी मुमालिक की ने। क्यूमर्स की हत्या कर देते हैं। क्यूमर्स की हत्या करने के बाद ये खुद शासन पर बैठते हैं। इन्हें इतिहास में हम एक अच्छे सेनापति के तौर पर जानते हैं, क्योंकि एक अच्छे सेनापति थे, एक अच्छे राजा नहीं बन पाए थे। ये कुछ इनकी गलतियां थी जिस कारण ये अच्छे राजा नहीं बन पाए थे। एक तो इनकी उम्र भी 70 साल हो चुकी थी जब ये राजा बनते हैं। इन्हें शुरू में ही जब ये बलबन के टाइम पर सेनापति बने, तो बलबन ने उस टाइम पर इन्हें सेनापति राजा बनने को ऑफर दिया था, पर इन्होंने ठुकरा दिया था, मना कर दिया था कि मैं राजा नहीं बनूंगा। तो इनकी पहली गलती तो वही थी। अब ये क्या गलती करते हैं, ये राजा बने। इनका जो ओरिजिनल यानी कि एक नाम था, असली नाम था इनका मलिक फिरोज था। मलिक फिरोज इनका नाम था, जो कि यार ये राज्याभिषेक करवाते हैं अपना जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के नाम से। और जो इनके दोस्त इन्हें बैठाते हैं, यानी कि जो इनसे कहते हैं कि तू राजा बन जा या गद्दी पे बैठ, तो अपना शासन चलाना है यहाँ से दिल्ली सल्तनत से। तो क्या होता है, एक सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। अब सपोज मैं किसी को अपनी तरफ से एमएलए का, एमपी का, या कुछ भी कोई भी इलेक्शन लड़ा रहा हूँ, छोटा प्रधान का इलेक्शन लड़ा रहा हूँ, तो कुछ अपना फायदा देखूंगा उसमें कि हाँ अगर मैं इसको जिता दूं या ये जीत जाए तो कुछ मेरे को उसका फायदा मिले, बेनिफिट हो मेरे को, कहीं कुछ ठेका दिलवाए, कोई भी हो, चाहे आप हो या किसी को भी एग्जाम्पल तौर पर ले लो। वो यही सोचेगा कि मेरे को कहीं ठेका मिले, काम मिले, पैसा कमे, कुछ ना कुछ फायदा हो मेरे को इससे, तभी वो दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सामने वाले बंदे को, कि हाँ इसको सपोर्ट करा जाए, चाहे पैसे से सपोर्ट करा जाए या इकोनॉमिकल। और जो खासकर पैसे से सपोर्ट करते हैं ना अपना, जितने भी अमीर होते हैं, रईस होते हैं, ये अपना बस खाली बेनिफिट देखते हैं, इंटरेस्ट देखते हैं, फायदा। जो कि जनता होती है, बेचारी जनता तो भोली वाली होती है। जनता को तो बस नेता हो या कोई राजा हो, बस 2-4 बातें कहते हैं, मीठी सी गोली देते हैं कि हाँ अब मैं आपका ही हूँ, आपका एमएलए, आपका एमपी, आपका भाई बंधु, ये सब कह के बोल देते हैं, बात खत्म यहीं तक हो जाती है। पर लेकिन ये जितने भी अमीर इन्हें पैसे सपोर्ट करते हैं, ये सब अपना इंटरेस्ट देखते हैं कि अगर इन्हें कुछ फायदा मिलता है तो ठीक है, अगर इन्हें कोई फायदा नहीं पहुंचा पाते, ये एमएलए, एमपी या कोई भी मंत्री हो, तो ये
उसके खिलाफ कुछ न कुछ षड्यंत्र रचने की सोचते हैं और ये सोचते हैं कि इसे कैसे भी हटाया जाए। ऐसे ही इनके साथ हुआ। इन्होंने क्या करा, इन्होंने जब ये राजा बने तो जितने भी इनके दोस्त थे या इनके अमीर थे, तुर्क थे, इनकी तरफ थे, उनको कोई भी एक अच्छा पद नहीं दिया, किसी भी ठीक ठाक पद पर नहीं बैठाया उनको राजा बनने के बाद भी। और जो बलबन के रिश्तेदार थे या बलबन के टाइम चलते आते उन्हीं को ही अच्छे पद पर नियुक्त करा, अपने दोस्त से किसी को अच्छे पद पर नियुक्त नहीं करा। जब अपने दोस्त को अच्छे पद पर नियुक्त नहीं करा तो जितने भी इनके दोस्त थे सब इनके खिलाफ षड्यंत्र करने लगे, सोचने लगे इसको कैसे भी हटाया जाए। तो जलालुद्दीन अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से करवाए थे। उनके भतीजे भी होते हैं और दामाद भी होते हैं। अब क्या होता है, जब जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी दिल्ली सल्तनत के राजा हैं और उनके दामाद हैं अलाउद्दीन खिलजी, तो वो अपनी पत्नी से बोलते हैं अलाउद्दीन खिलजी कि यार जानू बाबू सोना मोना जैसे ही करके मना लेते हैं, मना के कहते हैं कि यार अपने पापा से बोल मेरे को एक जहागीर दे या इख्तियार बनाए मेरे को कहीं का, जहाँ से मैं भी अपना थोड़ा बहुत कुछ कर सकूँ। तो अब ऐसे इनकी पत्नी जाती है अपने पिताजी से बोलते हैं कि पिताजी ऐसे ऐसे आपके दामाद बोल रहे हैं कि मेरे को कहीं का जागीर दे या इख्तियार बनाया जाए। तो जब इनके जलालुद्दीन के दामाद हैं तो सीधी सी बात है ये दे देंगे इनको कहीं की जहागीर या इख्तियार। तो इन्हें जब ये कड़ा मानिक शाह की जहागीर देते हैं, वहाँ का इख्तियार बनाते हैं। कड़ा मानिक शाह इलाहाबाद के पास का क्षेत्र था उस टाइम पर, जो वहाँ के जहागीरदार बना दिए जाते हैं, इख्तियार बना दिए जाते हैं। वहीं से ये थोड़ा बहुत अपना एक छोटे स्तर पर शासन चलाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, इनकी वाइफ पता ही है, इनकी पुत्री हैं जलालुद्दीन खिलजी की, तो उनके कहने पर दे दी इनको जहागीर। अब क्या होता है, एक दिन ये अपने मतलब जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को बिना बताए ये देवगिरी पर आक्रमण कर देते हैं और वहाँ से लूट लाते हैं पैसा, मतलब पैसा लूट के ले आते हैं वहाँ से खूब। अब ये आक्रमण करते क्यों है वहाँ पर, क्योंकि अब सीधी सी बात है, कोई भी राजा हो, कोई भी राजा है, मंत्री कुछ भी है या कोई ऑफिसर है, वो अपने अंडर वालों को मतलब जो उनके नीचे काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा छूट देगा या लिबरल तरीके से, फ्री तरीके से हर किसी से दोस्ती यारी करेगा, तो वो उसको मतलब इतना सीरियसली नहीं लेंगे, ना ही तो उनकी इतने ऑर्डर को मानेंगे, ना ही सुनेंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे। मतलब किसी भी राजा को या किसी ऑफिसर को ऐसा सख्त होना चाहिए कि जो उनके नीचे वाला है उन्हें देखते ही डरे और उन्हें मतलब उनका सही तरीके से सम्मान करे, सम्मान दे। ये जो थे जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, इन्होंने सब कुछ मतलब लिबरल तरीके से कर देता, एक तरीके से फ्री, कि किसी को ऐसे ही कुछ भी मतलब करने की अनुमति दे देते बिल्कुल आसान तरीके से। एवं करुणादायक या दयावान ज़्यादा ही हो गए थे ये, क्योंकि इनकी एक तो उम्र भी ज़्यादा हो चुकी है, 70 साल की उम्र हो चुकी थी इनकी। और जो भी इनके राज्य में चोरी चकारी करते थे, मुसलमान होते थे, तो ये उन्हें मारने से ही मना कर देते कि यार मेरी 70 साल उम्र हो चुकी है, अब मैं किसी मुसलमान को मारूंगा नहीं, मैं किसी मुसलमान का खून नहीं करूंगा, ये मेरे लिए पाप लगेगा, ये मना कर देते। तो इनकी ये गलती हो गई यहाँ पर, बहुत बड़ी गलती, क्योंकि जो भी इनके दोस्त थे पहले से लगाए बैठे हैं कि कोई ना कोई गलती करे और हम इसको गद्दी से हटाएं। तो ये किसी को भी चोर को नहीं भगा रहे हैं और किसी को इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं, किसी पे इतना ऑर्डर नहीं चला रहे हैं कि कोई भी इनका सही से ऑर्डर मान पाए। तो जब सबको फ्री कर दे रहे हैं तो इन्हें सब ने सीरियस लेना इन्हें बंद कर दिया। कोई भी इन्हें इतना मतलब इनके ऑर्डर का इतने अच्छे तरीके से पालन नहीं कर रहा था, नियमों को इनके। ऐसे ही इनके दामाद करते हैं अलाउद्दीन खिलजी था, वो रामचंद्र पर आक्रमण कर देते हैं, देवगिरी के राजा पर, वहाँ से लूट के लेकर आते हैं सोना चांदी बहुत सा। अब ये मैं बता रहा था कि आक्रमण करते क्यों हैं। एक इनके दोस्त थे, अलाउद्दीन का दोस्त था, एक बहुत ही अच्छा ठीक ठाक दोस्त था। और कोई भी बंदा है अगर उसका दोस्त ठीक ठाक निकल जाए तो एक तरीके से उसकी अर्श से फर्श तक ले आ सकते हैं उसे, यानी कि एक अच्छी नीचे से ऊपर तक उठा सकते हैं। उसका दोस्ती एक अच्छा मतलब किसी को भी देख लें आप, अगर हमारे बस में हमारे माँ बाप चाचा ताऊ ताई ये सब रिश्तेदार तो हमारे बस में होते नहीं, कैसे होंगे, पर लेकिन हमारे बस में ये जरूरत है कि हम दोस्त कैसे बनाने हैं या कैसे दोस्त होने चाहिए हमारे, ये तो हमारे बस में होता है। अगर हमने अपने अच्छे दोस्त बनाए हैं तो ज़रूर हमारी हर जगह सहायता करते हैं और हमें एक ऊंचे स्तर पर ले जाने में हमारी मदद करते हैं। ऐसे ही इनके साथ हुआ। इनका जो दोस्त था उसका नाम था अलाउल मुल्क। वो बहुत ही इनका मतलब एक तरीके से एक सजेस्ट करता था, बहुत ही अच्छे इन्हें आइडिया देता था कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। इन्हें जो भी कुछ भी मतलब बात होती थी, अलाउद्दीन को कुछ भी लगता था कि मुझे शेयर करनी चाहिए, हर बात इससे शेयर करते थे अलाउल मुल्क से। और इन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से उसके बारे में सजेस्ट भी करता था कि नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, क्योंकि एक दोस्ती है जो अच्छे तरीके से हम जिससे बात कर सकते हैं, बता सकते हैं अपनी कुछ भी।
इन्होंने बताया कि अलाउल मुल्क से कि यार मेरे को राजा बनना है, क्योंकि ये पहले देख चुके थे जब इन्होंने 1294 में आक्रमण करा था देवगिरी पर। वहाँ सोना चांदी था, ठीक ठाक लालच हो गया था इनके मन में। तो ये अलाउल मुल्क कहता कि बेटे राजा तो बन जाएगा तू, पर लेकिन तेरे को पैसा चाहिए उसके लिए बहुत सारा। अब वो अलाउद्दीन सोचा यार पैसा कहाँ से आएगा। अब वो पैसे की देखते हैं कि यार पैसा तो ऐसा आने का नहीं है, पैसा तो कहीं से लूटना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी राजा है, मंत्री, किसी को कुछ भी, अगर हम आज की टाइम की बात करें सीधी सी अब देखें तो जिस पर पैसा है वही इलेक्शन लड़ पाता है। क्योंकि अगर आपके पास 50 लाख 1 करोड़ रुपए, तो आप किसी भी पार्टी का टिकट खरीद लो। तो जिसकी लहर है ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं, जिसके पास पैसा होता है पार्टी का टिकट खरीदते हैं, जीतते, MLA MP बन जाते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही ये था उस टाइम पर भी कि अगर तुम्हारे पास पैसा है, सेना है, सब कुछ है, जनता को ठीक ठाक पैसा दे दोगे, अपनी तरफ कर लोगे तो राजा बन जाओगे। अगर तुम्हारा पैसा नहीं है तो सेना भी नहीं है, सेना नहीं है तो तुम्हें राजा वाजा कुछ नहीं बना जाएगा, कुछ मिलने का नहीं कोई पद। ऐसे ही इन्होंने सोचा कि पैसा करा जाए, और उन्होंने बिना अपने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से पूछे आक्रमण कर दिया देवगिरी पर, जहाँ के रामचंद्र राजा थे। वहाँ से मंदिरों को लूटा, वहाँ ठीक ठाक सोना चाहिए लूटा, लूट के ले आए। अब ये बात पता चलती है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को। अगर जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी पहले से ही सख्त होते या पहले से ही एक तरीके से कड़े नियम अपनाते, तो क्या किसी की हिम्मत हो पाती कि इनसे बिना पूछे कहीं भी कोई भी डिसीजन ले पाए। बिल्कुल कोई करता ही नहीं ऐसी हिम्मत। पर इनकी गलती रही वहाँ पर जलालुद्दीन फिरोज शाह की कि ये इतने दयावान या करुणावान हो गए कि इन्होंने किसी को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया, किसी को इतना सख्त लेना नहीं समझा। अब ये बुलाते हैं अलाउद्दीन फिरोज शाह खिलजी को अपने दरबार में कि भाई तुमने ये गलती करी है, तुमने मेरे से नहीं पूछा, चलो लूटा है, अच्छा ठीक है, ठीक बात है, तुम धन लूट के लेकर आए हो, पर लेकिन पहले मेरे से पूछते तो सही, मैं राजा हूँ, आखिरकार मेरे से पूछना चाहिए था आपको। तो इनका अलाउद्दीन फिरोज शाह का, अलाउद्दीन खिलजी का एक भाई था जो कि इनके दरबार में था उस टाइम पर, जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पर, जिस टाइम में दरबार लगाते हैं। तो वो बोलता है कि आपसे मेरा भाई बहुत डरा हुआ है अलाउद्दीन, वो आ नहीं पाएगा, ये वो रो रहा है, वो कड़ा मानिकशा में ही है, आपको वही बुला रहा है। तो यहाँ पर इनकी एक सबसे बड़ी गलती यही थी कि कोई भी राजा है उसको मतलब खुद एक अधिकारी, छोटा अधिकारी बुला रहा है कि हाँ मेरे पास आप मिलने आओ, बल्कि आना चाहिए छोटे अधिकारी को बड़े अधिकारी के पास मिलने के लिए। अब कोई भी मुख्यमंत्री, DM ने कोई गलती करी है, मुख्यमंत्री DM को बुलाए कि भी हाँ मेरे पास आओ तुम, और DM ही कहने लगे कि नहीं मैं नहीं आऊँगा, कि आपको आना पड़ेगा। तो ये तो मूर्खता वाली बात हुई ना कि एक मुख्यमंत्री को DM अपने पास बुला रहा है, ऐसे ही ये इक़्तिदार है, एक छोटा सा इक़्तिदार है, और ये राजा को अपने पास बुला रहा है। ये तो बहुत बड़ी गलती की बात हुई। अब पर फिर भी ये जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी पहुंच जाते हैं, अपनी थोड़ी सेना लेके जाते हैं। अब इन्होंने एक गलती यहाँ पर करी कि चलो चले तो गए, पर लेकिन इन्होंने अपने जितने भी इनके अंगरक्षक थे, कोई अंगरक्षक नहीं ले गया अपने साथ में, क्योंकि इनकी जो सुरक्षा गार्ड थे कोई इनके साथ नहीं था उस टाइम पे। बिल्कुल जब उनसे बात करने के लिए जाते हैं तो बिल्कुल खा जाते हैं। अब इन्हें खुद ही सोचना चाहिए था कि मैं इतने ऊंचे पद पर हूँ, ठीक ठाक पद पर हूँ, तो मेरे को थोड़ा मतलब अपनी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना चाहिए। अब कोई भी मुख्यमंत्री या मंत्री अगर ऐसा करे कि बिना अपनी सिक्योरिटी के कहीं भी चला जाए, तो सीधी सी मूर्खता वाली बात होगी। तो हमें यहाँ पर एक इनकी गलती का पता चलता है, और इससे यही पता चलता है कि आखिरकार जो इतिहास में गलती हुई है हमें दोहराया ना जाए। अब देखो ये इतिहास के बारे में जानने पर, लेकिन इतिहास से ही हमें पॉलिटिकल के बारे में सारी जानकारी मिल रही है कि इतिहास में जो जो गलती हुई है वो आज के टाइम की पॉलिटिकल में एक तरीके से ना दोहराई जाए, या इतिहास में जो जो राजाओं ने गलती करी अब वो गलती ना हो। ऐसे ही मतलब एक तरीके पॉलिटिकल और हिस्ट्री लिंक है एक दूसरे से। हम अगर सही से हिस्ट्री को जाने तो उसी से ही पॉलिटिकल भी हमारा लिंक हो जाता है। जैसे कि अब इन्होंने कोई गलती करी है, राजाओं ने गलती करी, लेकिन अगर आज के टाइम के जो मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री अगर ये बात नहीं जानेंगे कि अगर किसी घर भी ऐसे चले जाए बिना DM से, बिना सिक्योरिटी के, तो खतरा तो है, उन्हें पता पहले से हम ऊंचे पद पे, इतने चैलेंजेस हैं उनके सामने, जाएंगे तो डर तो है, क्या पता क्या हो जाए। ऐसे ही इन्होंने गलती करी, ये चले गए ऐसे ही बिना अंगरक्षकों के पास, इससे मिलने जाते हैं, सेना को अपने पीछे ही छोड़ गए, क्योंकि जो इनके भाई था वो फिर यही ड्रामे करता है कि अलाउद्दीन वहाँ पर खड़ा है, वो अपने कुछ मित्रों के साथ है, 2-4 मित्रों के पास, वहाँ पर हो रहा है कि अगर आप सेना लेकर जाओगे तो डर जाएगा, उसको लग रहा है कि आप उसे दंड देने आए हो। ये उसकी चालबाजी में आ जाते हैं और ये ऐसे अकेले ही चले जाते हैं। अकेले जाके जब ये उसके अलाउद्दीन के पास पहुंचते हैं तो उसने पहले से ही तैयार कर रखे थे, अपने 2 मित्र थे उसके, उसने पहले ही तैयार कर रखे थे कि जैसे ही जलालुद्दीन आए तो उसकी हत्या कर देनी है।
इन्होंने ऐसा ही करा। इनके दो दोस्त थे, मोहम्मद सलीम और इख्तियारुद्दीन हूद। इन दोनों को पहले से ही लगा रखा था कि जैसे ही जलालुद्दीन आएंगे आप उनकी हत्या कर देंगे। ऐसे ही करा इन दोनों ने। उसकी उनके आते ही उनकी कर दी हत्या। हत्या करने के बाद इनके पास धन तो था, इन्होंने लूट रखा था पहले से ही। अब जो इन्होंने धन लूट रखा है तो ये एक तो जलालुद्दीन फिरोज शाह का सिर अपने भाले में लेकर घोड़े पे बैठ के लटकाते जाते हैं, जिससे कोई भी जनता अगर दिखे तो विद्रोह ना करे। पहले से उन्हें बता देते, एक तरीके से एहसास करा देते, अगर आप में से कोई मेरे खिलाफ जाने की गलती करेगा तो आपके साथ भी यही असर होगा। यही मतलब इनको मतलब था जनता को समझाने की कोई आप ऐसी गलती ना करें। और जो इनके पास पैसा था उसे बांटते हुए आ रहे थे जनता में। अब क्या है, कहीं भी अगर आज पैसा तो अब भी इतना ही मायने रखता था, पहले भी कि अगर पैसे से तो कुछ मतलब दब जाता है। कोई भी हो, गरीब इंसान को क्या चाहिए, एक पैसा ही चाहिए। ऐसे ही उस टाइम पर जितनी जनता थी सबको पैसा बांटते हुए आए। जनता कुछ बोले नहीं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं। एक इन्होंने पहले से ही राजा का सिर अपने भाले में लगा रखा था, घोड़े बैठ के आ रहे थे, पर सबको बताते आ रहे थे अगर खिलाफ जाओगे तो आपके साथ भी यही होगा। जनता चुप रही, किसी ने कुछ नहीं कहा। इन्होंने आके इनका सिर किले के सामने एक किले पर टांग दिया था कि अगर किसी ने भी विद्रोह करने की कोशिश करी तो उसका भी ऐसा ही हाल करा जाएगा जैसे जलालुद्दीन का करा गया है। अब क्या होगा, अब एक सत्ता परिवर्तन होगा। अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठेंगे 1296 में। 1296 की ये बात है। अब अलाउद्दीन के बारे में हम थोड़े से फैक्ट जान लेते हैं कि पहले अलाउद्दीन का जन्म 1266 ईस्वी में हुआ था। 1266 ईस्वी में जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शहाबुद्दीन था, जो कि जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के ही भाई थे। और इनका बचपन के नाम की बात है, इनका बचपन का नाम अली गुरसाब था। ये जितने भी मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं हमको मैंने सारे अच्छे जितनी बातें हैं सब लिखी हैं यहाँ पर एक ठीक छांट करके, तो आप इन्हें या तो कहीं लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लेना। इनका जो सेनापति था ये मलिक काफूर था। मलिक काफूर एक ट्राइजेंडर था, यानी कि मलिक काफूर दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत के अभियान जो कर रहे थे वो मलिक काफूर के अंडर में ही हुए थे। एक सेनापति हुए थे, उनके बारे में जब हम आगे पढ़ेंगे उसमें जिक्र करेंगे इनका। राज्याभिषेक, इनका हम बात करें राज्याभिषेक की तो इनका दिल्ली का लाल महल था जो कि बलबन के द्वारा बनवाया गया था। उसमें इनका अभिषेक हुआ था, बलबन ने बनवाया था ये दिल्ली का लाल महल। और कवि की बात करें तो कवि इनके टाइम पर अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो इनके पास एक दो बार युद्ध अभियान पे गए थे। और हसन देल भी थे इनके दूसरे कवि। उपाधि की बात करें, उपाधि की तो यार ऐसी बात है, देखो सिकंदर सानी, सिकंदर द्वितीय इन्होंने उपाधि दी थी। अब सीधी सी बात है यार, सोचने का तो हमारे पास मतलब कोई पैसा लगता नहीं, हम सपने भी देख सकते हैं बड़े बड़े, सोच भी सकते हैं। अरे एक बात ये भी है कि अगर आप सपने बड़े देखोगे तो सपोज अगर कोई सपने बड़े ऑफिसर बनने का देख रहा तो उसने सपने में देखा तो कि मतलब सोचा तो कि 1% तो उसके चांस है कि हाँ वो बन सकता है जो उसने देखा बनने का। और जिसने सपना सोचा ही नहीं और देखा ही नहीं कि हाँ मैं ये भी बन पाऊँ, ये IAS बन पाऊँ, IPS बन पाऊँ, तो क्या कभी वो IPS IAS बन पाएगा जब उसने सोचा ही नहीं बनने का? तो उसके तो कोई चांस है ही नहीं। ऐसे ही अगर आप कोई बड़ा बनने का सपना देखते हो, जब सोचते हो तो 1% तो चांस है कि आप हाँ बन सकते हो। ऐसे ही ये सपना देखा था इसने कि मैं सिकंदर द्वितीय, मतलब उपाधि ली थी इसने सिकंदर द्वितीय की, सिकंदर बनने की इनने सोची थी। जब इसने अपने मित्र से जिक्र करा था यार मेरे को पूरी दुनिया जीतनी है और पूरा मतलब एक संसार जीतना है, सिकंदर की तरह मेरे को बनना है। तो इसके मित्र ने, यही था मित्र उस टाइम पर अला उल मुल्क, उसने बताया था कि देख पूरी दुनिया की तो बात रही दूर, तू पहले पूरे अपने भारत को जीत ले। तब इसने भारत का नाम लिया, भारत का जिक्र करा। तो उसने बताया कि भारत को जीतने के लिए देख पैसा भी बहुत चाहिए और सेना भी बहुत चाहिए। तो इसने जितने भी अलाउद्दीन के खिलाफ जाने वाले थे इतने सख्त नियम अपनाए इसने हर चीज़ के लिए। शादी कोई करेगा तो इससे पूछे करेगा, कोई कुछ भी नया काम करेगा, कहीं कुछ बजाना गाना बजाना कुछ भी करना, त्यौहार मनाना, सबसे पहले राजा से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो कोई विरोध में तो इनके जा नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने पहले ही बता रखा है कि देखो मैंने जैसे कड़ा मानिकपुर में जलालुद्दीन का सिर काटा था वही हसर करूंगा जिसने कुछ भी मेरे साथ विरोध में जाने की कोशिश करी। तो अब इन्होंने पहले से ही ये समझा दिया जनता को, तो जनता तो इनके विरोध में जाएगी नहीं, क्योंकि पता है कि अगर हम कोई भी या सरदार हो कोई अमीर हो जाने की कोशिश करेगा तो उसका भी यही हाल करेगा ये। अब इनके बेटे की बात करेंगे, बेटे का नाम था खिज्र खान और शहाबुद्दीन, जो कि इनके उत्तराधिकारी के रूप में। खिज्र खान तो इन्होंने, जब मैं चित्तौड़गढ़ की हम बात करेंगे, चित्तौड़गढ़ किले को जीता था जहाँ पर रानी पद्मावती ने जौहर करा था और रतन सिंह की हत्या कर दी थी। उस किले का नाम, चित्तौड़गढ़ का नाम इन्होंने बाद में खिज्र खान के नाम पर रख दिया था। और राजधानी बनाई थी इन्होंने सीरी, दिल्ली में सीरी का किला था एक, वहाँ पर, क्योंकि उस टाइम पर मंगोलों के बहुत आक्रमण हो रहे थे, इसलिए मंगोलों से सुरक्षित रहने के लिए इन्होंने सीरी को राजधानी बनाया था, उसकी किलेबंदी करी थी इन्होंने।
अब पत्नी का नाम की बात करें, पन की पत्नी पत्नी ये फेमस भी है। अपने रानी पद्मावती मूवी में देखा होगा कि मलिका ये जहाँ इनकी पत्नी थी, वो जो कि जलालुद्दीन की बेटी थी, जलालुद्दीन की पुत्री थी। और इनकी दूसरी पत्नी की बात करें मेहरू, जो अल खान की बहन थी। और एक छत्रपालिका थी जो कि रामचंद्र की पुत्री थी। ये रामचंद्र देवगिरी के राजा थे। जब इनसे संधि हुई थी तो इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह इनसे कर दिया था, अलाउद्दीन से। ऐसे ही होता था पहले टाइम पर, जितने भी राजा होते थे, जब संधि की बात आती थी या कहीं हार जाते थे तो अपनी पुत्री का, अपनी बहन बेटियों का, मतलब ऐसे ही राजाओं से विवाह कर देते थे, संधि हो जाती थी एक तरीके से। इनकी समाधि की बात करें, समाधि दिल्ली में है। और हम इनके आगे की बात करेंगे, इनके अभियानों की, युद्धों की बात करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, उसे भी ऐसे ही समझिए कहानी की तरह पढ़ेंगे। मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि कहानी की तरह समझ के आपको अच्छे से समझ में आए और याद हो जाए ये वीडियो में ही। क्योंकि देखो, अगर कहानी की तरह हम समझते हैं तो उससे आसानी भी रहती है पढ़ने में भी और याद रखने में भी। कहानी से, कहानी के द्वारा हमें पता भी रहेगा कि हाँ उस टाइम पे ये हुआ था, ये हुआ था, सब पता रहेगा। अब इतिहास में हमें सीखने को तो यही मिलता है कि जो इतिहास में गलती हुई है वो अब दोहराई ना जाए, या जो इतिहास में गलती कर चुके हैं व्यक्ति वो अब गलती ना हो तो ठीक होगा। ऐसे ही अगर अब भी फिर दोबारा वही गलती करेंगे तो फिर हमारा इतिहास पढ़ने का कोई इतना मतलब नहीं रहेगा, कोई मकसद नहीं होगा। तो इतिहास पढ़ने के लिए एक तो आपको बिल्कुल न्यूट्रल होकर पढ़ना पड़ेगा, किसी को भी ना तो ज़्यादा आंकने की जरूरत और ना ही कम देखने की जरूरत। क्योंकि अगर हम किसी को ज़्यादा और कम देखने की कोशिश करेंगे तो इतिहास हमें इतनी अच्छे से समझ में नहीं आएगा। हमको बिल्कुल न्यूट्रल होकर पढ़ना पड़ेगा, किसी की भी जातिवाद या पक्षपात के तौर पर नहीं देखेंगे कि हाँ ये मुस्लिम राय थे, इनको अच्छे से पढ़ना है या इनको खराब तरीके से पढ़ना है। तो ऐसा पढ़ेंगे हमको समझ में नहीं आएगा। इसलिए इतिहास को अच्छे से समझने की कोशिश करें कहानी की तरह। मैं आपको यही कोशिश करता रहूँगा कि आपको अच्छे से समझाता रहूँ और अच्छे से अच्छे फैक्ट देता रहूँ। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।